हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में। हमने प्रीवियस लेक्चर में वर्ण विचार का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया, जिसमें आपने वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, स्वर और व्यंजन, ये सब आपने पढ़ा। और आज की क्लास में हम वर्ण जो भी आपने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, उसके हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। बच्चे उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आप सभी बच्चे। तो देखिए, वर्ण विचार में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी, पहले तो ये हम जान लेते हैं। आपने वर्णों के भेद किए, वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, ये आपने पढ़ा। ठीक है। और वर्णों के यहाँ आपने दो भेद पढ़े, जिसमें आपने स्वर और व्यंजनों की हमने बात की। ठीक है। स्वरों के भी आपने तीन भेद यहाँ पर किए थे। ठीक है। जिसमें आपका ह्रस्व, दीर्घ और आपका प्लुत स्वर। ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये आपने पढ़ा। व्यंजनों के यहाँ पर आपने दो भेद किए, जिसमें आपके ने स्पर्श के आधार पर और उसके स्पर्श के आधार पर आपके तीन थे। ठीक है। इसके भी तीन भेद हुए थे। ठीक है। स्पर्श के आधार पर इसके भी आपने तीन भेद किए थे। ठीक है। स्पर्श व्यंजन। ठीक है। इसके बाद दूसरा था अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये तीन भेद आपने किए थे। डिटेल में आपने जाना। स्वर में आपने ह्रस्व स्वर पढ़ा और दीर्घ स्वर पढ़ा और साथ में आपने प्लुत स्वर पढ़ा। इसी के अंदर आपने अनुस्वार और अनुनासिक, ठीक है, जो कि आपके अयोग वाह हैं, हमने यहाँ पर आपको बताए थे। ये सभी चीजें आपने यहाँ पर पढ़ी। इसके बाद व्यंजनों के आपने भेद किए, जो आपका पहला है स्पर्श के आधार पर और दूसरा है आपका श्वास मात्रा के आधार पर। श्वास मात्रा के आधार पर। ठीक है। इस पर देखिए, श्वास मात्रा के आधार पर भी आपका अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है। ये सभी बातें आपने जानी। संयुक्त व्यंजन आपने जाना, संयुक्ताक्षर आपने जाना। ठीक है। और रॉ का प्रयोग आप किस किस प्रकार से करते हैं, ये सभी चीजें आपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में आपने पढ़ लिया है। और अब हम इन्हीं के प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि आपके बहुविकल्पीय टाइप्स में है, प्रकार में है, जिसमें आपका एक प्रश्न के आपको 4 यहाँ पर उत्तर दिए जाएंगे और दिए गए हैं। इन चारों उत्तर में से आपने सही उत्तर को चुनना है। ठीक है। तो आइए, पहला प्रश्न है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की, देखिए प्रश्नों का जो टाइप होगा, पहले आपको बहुत इजी इजी क्वेश्चन बताए पूछे जाएंगे और धीरे धीरे जो आप आगे इसमें टॉपिक आए हैं इनके बारे में आपको यहाँ पूछा जाएगा। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण वर्ण है। तो जब हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ रहे थे, वर्ण विचार हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर आपने सबसे पहले यही सीखा कि जो भाषा है, कोई भी भाषा है, उस भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। वो है, देखिए हम भाषा कैसे बनाते हैं, वो है सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ठीक है। तो इसका एक फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपका यहाँ पर वर्ण आता है। वर्णों के मेल से आप सीखते हैं शब्द बनाना। पहले आप वर्ण सीखते हैं, फिर आप शब्द बनाना सीखते हैं। शब्द के बाद आप वाक्यों को बनाना सीखते हैं और वाक्य के बाद फिर आपकी भाषा बनती है, यानी वाक्यों के मेल से आपकी भाषा बनती है। पहला स्टेप है। दूसरा आपका शब्द बनता है, फिर आपका वाक्य बनेगा और वाक्यों के मेल से आपकी भाषा बनती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। ठीक है। तो ये आप पढ़ भी चुके हैं। तो वर्ण, इसका सही उत्तर है वर्ण। चलिए देखिएगा,
भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न, यहाँ प्रश्न का उत्तर भी आपको दिया गया है, तो डी इसका ऑप्शन सही है। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? तो देखिए, जब आपने पढ़ा था हिंदी भाषा की, हमने बात की थी, अलग अलग वर्ण होंगे। आप अंग्रेजी भाषा भी पढ़ते हैं, वहां पर आपने 26 आपके अल्फाबेट्स होते हैं जिनको आप पढ़ते हैं सबसे पहले। और यहाँ हिंदी में कितने वर्ण हैं, सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो इसमें कितने वर्ण हैं? प्रीवियस वर्ण विचार में हमने पढ़ा है 52 है, 50 है, 40 है या 46 है। तो कितने वर्ण हैं हिंदी में, हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं? तो चलिए इसका उत्तर दीजिए। चलिए, तो इसका उत्तर है 52 वर्ण, जिसमें आपके 11 तो आपके स्वर हो जाएंगे, ठीक है, 2 आपके अयोगवाह, ठीक है, और व्यंजन आपके 33, 4 आपके संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन अक्षर त्र और ज्ञ और श्र, तो चलो ठीक करें, और 2 आपके, 4 यहाँ पर आपके संयुक्त व्यंजन और 2 आपके हो जाएंगे अतिरिक्त वर्ण। ये 2 आपके अतिरिक्त, ये 2 आपके अतिरिक्त वर्ण है, ठीक है। तो 11 आपके स्वर हो गए, 2 आपके अयोगवाह हो गए, ये कितना हो गया 13, और इसमें आप 33 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपका 46, और इसमें आप जोड़ेंगे 46 में आप फिर से 2 जोड़ेंगे तो आपका 48, और फिर यहाँ पर आप जोड़ेंगे 4, तो कुल मिलाकर के आपके 52 आपके वर्ण हैं। तो ये आपको सभी पता होनी चाहिए कि आपके हिंदी वर्णमाला में 11 आपके स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं, जिसमें अंग को आप अनुस्वार कहते हैं, अह को आप अनुनासिक कहते हैं, और व्यंजन आपके 33 हैं, संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं, और इसके अलावा 2 अतिरिक्त वर्ण हैं, ठीक है। तो ये सभी आप लिखेंगे भी, और साथ में इसका उत्तर है 52 वर्ण। चलिए, प्रश्न नंबर 3 है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है थोड़ा गलत हो गया है, इसको आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? तो देखिए, वो कौन सी ध्वनि है जिसको आप स्वतंत्र रूप से बोल भी सकते हैं और साथ में आप लिख भी सकते हैं? चलिए उत्तर देंगे इसका। वो कौन सी ध्वनि है जिसको आप स्वतंत्र अवस्था में बोल भी सकते हैं और साथ में उसे आप लिख भी सकते हैं? तो आपने वर्ण की 2 भेद किए हैं, वर्ण के, वर्णों के 2 भेद आपने पढ़े हैं, वर्ण के 2 भेद, पहला आपका स्वर था और दूसरा था व्यंजन। स्वर में हमने कहा जिनको आप स्वतंत्र अवस्था में उच्चारण भी इनका कर सकते हैं और इनको आप लिख भी सकते हैं, और व्यंजनों को ना तो आप स्वतंत्र अवस्था में तो लिखी जा सकती है, तो लेकिन उसके नीचे होगी आपको इस तरह से हलंत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपके स्वर हैं उनको आप स्वतंत्र रूप से बोल भी सकते हैं, साथ में आप लिख भी सकते हैं। वो कौन है? अ, आ, ए, ई, ओ, उ,
री, ए, आई, ओ, आओ। ये आपके 11 स्वर हैं। इनको आप स्वतंत्र अवस्था में बोल भी सकते हैं और साथ में इनका आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्वर हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर। ठीक है, चलिए उत्तर ए है। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है। संयुक्त व्यंजनों को छोड़ करके, यदि आप संयुक्त व्यंजनों को छोड़ दें तो हिंदी में जो मूल आपके वर्ण होंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए यहाँ पर आपका संयुक्त टोटल आपके पास 52 वर्ण है और उस 52 में से आपने 4 संयुक्त व्यंजनों को आप घटा देंगे, यहाँ आपके पास 48 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 है, स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपका, स्वर कहते हैं। किसे कहते हैं स्वर? चलिए, स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहेंगे? नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। जिनका उच्चारण नाक और मुख से होता है। ठीक है, तो देखिए जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है। जिनका उच्चारण बिना अवरोध के अथवा विघ्न बाधा के होता है, इसको छोड़ दे। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से, ये तो उत्तर नहीं है। ठीक है, और जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है तो वो तो आपका अनुनासिक होता है। जिनका उच्चारण आप नाक और मुख से आपकी वायु क्या होती है, बाहर निकलती है, उन्हें आप अनुनासिक कहते हैं। तो यहाँ पर जिसका उच्चारण स्वतंत्र अवस्था में यानी कि बिना विघ्न बाधा के या बिना अवरोध के जिनका उच्चारण होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। अ, ए, आई। चलिए इसका आंसर कीजिए। तो इसका उत्तर है ए, आपका अग्र स्वर नहीं है। चलिए हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? चलिए हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? चलिए हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो देखिए स्वरों के प्रकार या स्वरों के भेद कितने थे? आपने स्वरों के भेद पढ़े। पहला भेद आपका इस प्रकार से, आप जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर में नहीं लिखा है वो अभी भी यहाँ से लिख सकते हैं कि स्वरों के, बार बार इस हर प्रश्न में आपको ये रिवाइज किया जा रहा है। ह्रस्व स्वर लिखें, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये 4 हैं, ये 7 हैं और ये जैसे आप देखिए हे राम, ये आपका क्या है और इसका चिन्ह ये है इस प्रकार से। ठीक है, एस की तरह, छोटा एस की तरह ये बनाया जाता है। तो 3 यहाँ पर हिंदी में स्वरों के प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे। इसका उत्तर दिया है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह को क्या कहा जाता है या क्या है?
देखिए अंग और अह आपके स्वर हैं, व्यंजन हैं, अयोगवा हैं या संयुक्ताक्षर हैं। क्या है आपके? स्वर हैं, व्यंजन हैं, अयोगवा हैं या संयुक्ताक्षर हैं। तो अभी इससे पहले भी आपको रिवीजन में मैंने कराया था, जो अंग और अह हैं वो आपके अयोगवाह में आते हैं। ना तो वो स्वर हैं, ना तो वो व्यंजन हैं, ना ही वो संयुक्ताक्षर हैं। तो अंग और अह आपके अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी दो आपके हो जाते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। ठीक है, एक को अनुस्वार और दूसरा आपका अनुनासिक। चलिए प्रश्न के बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसका उत्तर आपका सी हो गया है। किनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? यानी आप किसका उच्चारण करेंगे और उसका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? मूल स्वर का, प्लुत स्वर का, संयुक्त स्वर का या अयोगवाह का? किसका उच्चारण करने से मूल शब्द से अधिक दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? तो देखिए प्लुत स्वर, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया कि जो आपका दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर है, उसमें बहुत कम समय लगता है उसके उच्चारण में। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक दुगना समय लगता है। और जो आपके प्लुत स्वर होते हैं वो दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है इनके उच्चारण में। ठीक है, ये आपके प्लुत स्वर हो जाएंगे। चलिए से लिखिएगा प्लुत स्वर। ये सभी आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से स्वर नहीं है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन से स्वर नहीं है? देखिए अ तो आपका स्वर है, ओ भी आपका स्वर है, ए स्वर है, या आपका स्वर नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 11 है, उच्चारण के समय, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? देखिए हमने अनुस्वार की बात की थी। ठीक है, उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? तो देखिए उच्चारण इसमें भी आपका क्या आ जाएगा? इसमें भी आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 3 ही भेद हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती हैं, वे क्या कहलाती हैं? वे ध्वनियां जिनको आप स्वरों के बिना ही उच्चारित नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए आप स्वरों को तो स्वतंत्र अवस्था में कर सकते हैं क्या? उच्चारित। अब यहाँ शब्द की हमने बात ही नहीं की तो शब्द नहीं आएगा। संयुक्त अक्षर की हमने यहाँ कोई बात नहीं की। देखिए व्यंजनों का उच्चारण आप बिना स्वर के नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा, व्यंजनों को स्वतंत्र अवस्था में अर्थात स्वर रहित आप इस प्रकार से लिखेंगे। बार बार आपको लेक्चर में वहां भी बताया है। तो इस प्रकार से हलंत लगा करके उनको लिखा जाता है, लेकिन इनका उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं। उच्चारण करने के लिए अब देखिए, जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप आधा का नहीं बोल सकते हैं अकेले। ठीक है, जब आप किसी अन्य ध्वनि के साथ कर रहे हैं इसका, तब तो आप कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर आधा क, इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है पक पक का, तो ये आधा क इसके साथ हो जाता है उच्चारित। लेकिन स्वतंत्र अवस्था में आप इसको उच्चारित नहीं कर सकते हैं। किसको? इसको। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप क्या कहेंगे? क क क। और क ये नहीं है, ये आधा क है। ये क में अ आ रहा है, अर्थात आप क कह रहे हैं। आप क ना कहें, आप क्या कहें? कि कहें, तो यहाँ पर आपका कि इ की ध्वनि आई। आपने कहा कि, तो यहाँ पर बड़ी ई की ध्वनि आई। आपने कहा को, तो यहाँ पर उ की ध्वनि आई। आपने कहा के, तो इसमें ए की ध्वनि आई। अब ये किसे कैसे बनते हैं? क स्वतंत्र अवस्था में धन अ का मेल से क बनता है। क स्वतंत्र अवस्था में धन आ। यहाँ पर इ है तो यहाँ पर हम
छोटी ई की मात्रा लगा देंगे या छोटी ई लगाएंगे। क धन ई, तो यहाँ आपका की बनेगा। क धन उ, तो तब जाकर आपका कु बनेगा। और ऐसे ही क धन ए लिखे यहाँ पर, ये बन जाएगा के। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बनता है। तो ये जो है आपका क्या है, व्यंजन। व्यंजनों को आप स्वतंत्र अवस्था में बिना स्वरों की मदद के इनको आप उच्चारित नहीं कर सकते हैं। लिख लीजिएगा, कभी आपको पढ़ाया हुआ है, बस आपको प्रश्नों को यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी कोई दिक्कत ना आए। और ये आपका साथ में आपका टॉपिक भी यहाँ पर रिवाइज हो रहा है हर बार। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, सी आपका उत्तर है। निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो बेटा आपने स्पर्श व्यंजन में हमने क्या पढ़ा था, स्पर्श व्यंजन में आपके 5 तो आपके वर्ग आते हैं, जिसमें आपका क वर्ग आता है। ठीक है, क वर्ग, फिर आपका च वर्ग आया, सॉरी ट वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, फिर त वर्ग और आपका प वर्ग। ठीक है, और इन वर्गों में जितने भी वर्ण आएंगे वे सभी आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, इसका क ख ग घ अंग, तो ये तो आपको आता ही होगा, और तो आप सभी को आती है। तो देखिए ये 5 जो वर्ग है ना, ये सभी स्पर्श के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, जैसे हमने इसको कंठ कहा। ठीक है, इसको फिर हमने क्या कहा, च छ ज झ य, इसे तालु कहा। ट ठ ड ढ ण, इसे मूर्धा कहा। त इसे दंत्य कहा, और ये आपका ओष्ठ। तो इस प्रकार से ये तो सभी आपके स्पर्श में आते। इसमें क्या करना है, इस प्रश्न में निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन आपका कहाँ है, देखिए स तो इसमें नहीं आएगा, ल भी नहीं आएगा, ह भी इसमें नहीं आएगा, इसमें आपका छ आता है। तो बी आपका सही है, ये आपका छ आपका क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो जितने प्रश्न आएंगे उतनी बार हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए भी जा रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन, इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। तो क ख और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में जितने वर्ण आएंगे वे सभी आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए इसको भी आप नोट डाउन करें। तो व्यंजनों के आपने 3 प्रकार पढ़े थे, जिसमें आपका पहला स्पर्श व्यंजन हो गया। स्पर्श के आधार पर आपने 3 भेद किए थे, फिर से इसको बता दूं। स्पर्श के आधार पर, स्पर्श के आधार पर 3 आपके भेद हुए थे। पहले स्पर्श व्यंजन, पहला स्पर्श व्यंजन था जिसमें ये 5 वर्ग आपके आ जाते हैं। दूसरा आपका है अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की हमने बात की थी। तो चलिए, और इनमें भी आपको व्यंजन बताए, जैसे इसमें 5 वर्ग आ गए, इसके व्यंजनों की बात की थी, वर्णों की बात की थी, और यहाँ पर इनके वर्णों की बात की गई थी। अब इसी पर आधारित आपका दूसरा प्रश्न भी है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए, तो इसका उच्चारण स्थान है आपका अनुनासिक। अनुनासिक में इसका आप क्या कर सकते हैं, इसका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बी कंठ्य नहीं होगा, तालव्य भी नहीं होगा, और मूर्धन्य भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन है क्या है भाई अंतःस्थ व्यंजन। देखिए अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आपका य, र, ल और व ये आ जाते हैं, य, र, ल और व। ठीक है, चलिए अब जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में, इससे पहले प्रश्न में मैंने आपको यहाँ पर इस प्रकार से बताया,
स्पर्श व्यंजन में तो आपके जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सभी आएंगे। व्यंजनों की हमने बात की। दूसरा यहाँ पर आपने क्या कहा, य, र, ल और श और ह, य, र, ल और व, ये आपके अंतःस्थ में आते हैं। और इसमें भी आपके कुछ व्यंजन, अब ऊष्म से आधारित आपका नेक्स्ट प्रश्न है। अंतःस्थ में आपके य, र, ल और व आ गए हैं। डी आपका उत्तर सही है। तीनों ही स, श और स और ह व्यंजन है। क्या है? उत्क्षिप्त, ऊष्म, स्पर्श और संयुक्त। ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन में भी आपके 4 वर्ण आते हैं, स, श, स और ह। ये आपके ऊष्म व्यंजन में आते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे। और जिन्होंने नहीं किया है प्रीवियस लेक्चर में, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स और श। और इसमें भी हमने आपको अंतर बताया था, उच्चारण स्थान में डिफरेंट अलग अलग जो है अंतर होने के कारण इन सभी तीनों सौ का उच्चारण अलग अलग होता है। इसका उच्चारण तालु में होता है, तालु को स्पर्श करने से आपका इस सौ का उच्चारण होता है। इसके बाद जब आप इस श का उच्चारण करेंगे तो आप अपनी जीभ को मूर्धा को स्पर्श कराएंगे। और इसके बाद जब तीसरी सौ का आप उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श करेगी। वर्ण आपके सेम हैं, लेकिन उच्चारण स्थान में इनका अलग अलग उच्चारण स्थान है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमने बात की अंतःस्थ व्यंजन में य, र, ल और व। और हमने बात की लास्ट में ये तीनों ही स और ह कौन से व्यंजन हैं। तो ये आपके क्या हैं? ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने से आपके मुख में आपकी जीभ जो है अलग अलग स्थानों से और ऊष्मा पैदा करती है। ठीक है। इस प्रकार से वर्ण विचार पर संबंधित कुछ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हमने किए, और प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम इस टॉपिक को आगे कभी ना भूलें, क्योंकि प्रश्नों के द्वारा आप किसी भी टॉपिक को फिर उसकी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाती है और आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो कल की क्लास में भी इसके प्रश्न उत्तर को ही हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।